Hey everyone, welcome to the channel बायोलॉजी पाठशाला एंड एनिमेशन। तो आज हम बात करेंगे कि CSIR UGC नेट सितंबर 2022 इसका सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, जैसे कि JRF में कितना सीट मिलेगा और LS में कितना सीट मिलेगा, वही बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो से जाने से पहले हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि JRF और LS दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों का एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। ठीक है, तो पहले डिस्कस करते हैं JRF के बारे में। तो JRF मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो अगर कोई कैंडिडेट JRF क्वालिफाई करता है तो अगर उस कैंडिडेट को PhD एडमिशन लेना है तो उस एडमिशन लेने के बाद वो कैंडिडेट को स्टाइपेंड मिलता है। कितना मिलता है स्टाइपेंड? पहले 2 ईयर के लिए JRF मतलब जूनियर रिसर्च फेलो का जो स्टाइपेंड है वो है 31,000 प्लस HRA। नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए उसको SRF मतलब सीनियर रिसर्च फेलो में प्रमोट किया जाता है और उसको जो स्टाइपेंड मिलता है वो थोड़ा इंक्रीज होता है JRF से, जो कि है 35,000 पर मंथ प्लस HRA। इसके अलावा भी कंटिजेंसी मतलब अगर कोई लैब में काम कर रहा है तो उसका कुछ केमिकल्स या फिर कुछ लिटरेचर खरीदने के लिए कुछ अमाउंट दिए जाते हैं CSIR और UGC की तरफ से, जो कि CSIR की तरफ से 20,000 पर ईयर दिया जाता है फॉर केमिकल्स एंड लिटरेचर एट्सेट्रा। ठीक है, और ये जो JRF है, JRF की वैलिडिटी 2 साल की होती है। ठीक है, मतलब आप JRF क्वालिफाई करने के बाद 2 साल के अंदर आपको PhD में एडमिशन होना पड़ेगा। अगर आप 2 साल के अंदर PhD में एडमिशन नहीं ले पाते हो तो फिर आपका जो JRF है वो कैंसिल हो जाता है। फिलहाल की UGC जो नेट है उनके जो JRF की वैलिडिटी है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन CSIR UGC का जो जॉइंट नेट है उसका JRF का जो वैलिडिटी है वो 2 साल की है। मतलब 2 साल के अंदर आप लोगों को PhD में एडमिट होना है। अगर आप लोग एडमिशन नहीं लेते PhD में तो फिर आप लोगों को जो JRF है, JRF का जो स्टाइपेंड है वो आप लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये जो JRF है ये प्रोवाइड किया जाता है CSIR या UGC से। ठीक है, आप बात करते हैं LS मतलब लेक्चरशिप के बारे में। तो लेक्चरशिप क्वालिफाई करने के बाद एक कैंडिडेट एलिजिबल हो जाता है पूरे इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की सर्विस के लिए। ठीक है, ये जो क्राइटेरिया बनाया है UGC ने असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए कि कैंडिडेट को नेट LS क्वालिफाई होना चाहिए या फिर उसका PhD रहना मैंडेटरी है। ठीक है, तो अगर कोई कैंडिडेट LS क्वालिफाई करती है तो वो पूरी इंडिया में एलिजिबल हो जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर की सर्विस के लिए। और इसमें जो आपको सैलरी मिलेगा वो प्रोवाइड करेगा जो इंस्टीट्यूट में आप काम करेंगे या फिर जिस गवर्नमेंट के अंडर आप काम करेंगे एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। अब LS की जो वैलिडिटी है वो वैलिडिटी है आपका लाइफ टाइम का। मतलब आप एक बार LS क्वालिफाई कर जाते हो तो वो जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो सर्टिफिकेट आपका लाइफ टाइम के लिए वैलिडिटी है। जैसे कि JRF में आपका वैलिडिटी था 2 साल का, लेकिन LS में ऐसा कोई वैलिडिटी नहीं है। LS की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। आप बात करते हैं सैलरी की। तो यहाँ पे सैलरी जो मिलती है असिस्टेंट प्रोफेसर की वो करीबन 50,000 से 80,000 पर मंथ, और उसके साथ TA DA HRA ये भी मिलते हैं। ठीक है, अब वेस्ट बंगाल जो गवर्नमेंट है उनके अंडर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट हो रही है उनको स्टार्टिंग में अब 60,000 पर मंथ की सैलरी मिल रही है। ठीक है, तो ये है LS की एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज यही है कि आप अगर नेट LS करके कहीं PhD कर रहे हो तो अगर उस इंस्टीट्यूट की खुद की फेलोशिप ना हो तो फिर CSIR या फिर UGC की तरफ से आप लोगों को कोई फेलोशिप प्रोवाइड किया नहीं जाएगा PhD करते वक्त।
ठीक है। तो आपको जो पीएचडी का जो अमाउंट है, पीएचडी का जो खर्चा है, वो आपको खुद को पे करना होगा। सीएसआईआर या फिर यूजीसी की तरफ से आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी अगर आप सिर्फ एलएस क्वालिफाई किए हो। अब आते हैं इस स्लाइड में। तो ये जो डाउट जनरली स्टूडेंट्स के अंदर रहता है कि अगर कोई जेआरएफ क्वालिफाई कर ले तो क्या वो एलएस भी क्वालिफाई कर लेते हैं या फिर उसको फिर से एक बार एलएस क्वालिफाई करना पड़ता है। तो रियलिटी ये है कि अगर कोई स्टूडेंट जेआरएफ क्वालिफाई कर लेती है तो वो ऑटोमेटिकली एलएस भी क्वालिफाई कर लेती है, उसको दूसरी फिर से एलएस क्वालिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। मतलब जेआरएफ क्वालिफाई करने से आपको ऑटोमेटिकली एलएस क्वालिफाइड माना जाएगा, लेकिन अगर आप एलएस क्वालिफाई करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली जेआरएफ क्वालिफाइड का भी नहीं माना जाएगा। तो यही है जेआरएफ का फ़ायदा। मतलब इफ़ यू क्वालिफाई जेआरएफ यू आर ऑटोमेटिकली क्वालिफाइंग एलएस, दैट मीन्स द लेक्चरशिप। आप बात करते हैं सीएसआईआर नेट में कैसा सीट डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो अकॉर्डिंग टू लास्ट सीएसआईआर नेट, मतलब जो फरवरी में जिसका एग्ज़ाम हुआ था, जिसे हम सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2021 के नाम पे भी जानते हैं, तो उसका डेटा देखते हैं कैसा था सीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए उस एग्ज़ाम में अराउंड 1,59,824 कैंडिडेट्स अपीयर किए थे। उनमें से क्वालिफाई सिर्फ 7,679 कैंडिडेट्स हुए थे। मतलब अराउंड 5 to 6% कैंडिडेट सिर्फ क्वालिफाई किए थे। उनमें से एलएस मिला था 3,452 कैंडिडेट्स को और जेआरएफ मिला था 4,227 कैंडिडेट्स को। उनमें से 60,385 कैंडिडेट्स लाइफ साइंस के थे। इतना तक था ऑफिशियल डेटा। तो जिन लोगों ने सीएसआईआर नेट पहले भी दिया है उनको पता होगा कि सीएसआईआर जब रिजल्ट देता है तो वो सब्जेक्ट वाइज नहीं देता, वो बस ऑफिशियल डेटा देता है। कितना टोटल स्टूडेंट था, टोटल कितना क्वालिफाई हुआ, कितना एलएस मिला, कितना जेआरएफ मिला, लेकिन वो कभी ये डेटा नहीं देते कि सब्जेक्ट वाइज कितना सीट था। ठीक है, तो ये था ऑफिशियल डेटा। ये जो डेटा है ये मेरी प्रेडिक्शन है कि जनरली अगर 60,000 कैंडिडेट है तो उनमें से जनरली लाइफ साइंस में जो है 1,200 कैंडिडेट्स को जनरली एलएस दिया जाता है और 800 कैंडिडेट्स को जेआरएफ दिया जाता है। तो ये जो सीट है लाइफ साइंस के, ये जनरली उतनी वैरी नहीं करती। शायद 100-200 सीट की इधर उधर हो सकती है, वो डिपेंड करती है गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट से क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको, तो उसके ऊपर डिपेंड करके ये जो सीट है ये इधर उधर हो सकता है। मतलब ये जो 800 का जेआरएफ का सीट है ये बढ़ के 900 भी हो सकता है और ये हट के 700 भी हो सकता है। तो ऐसा ही रहेगा जो लाइफ साइंस का सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है नेट के लिए। तो जनरली अगर आप देखें तो ये अगर अमाउंट रहे तो टॉप 1 to 2% जो कैंडिडेट होंगे, जो टॉप 1 to 2% कैंडिडेट होंगे उनको ही मिलेगा जेआरएफ, और टॉप 2 to 3% या 3 to 4% जो कैंडिडेट होंगे उनको ही मिलेगा एलएस। अगर आप लोग इस चैनल में नए हो और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।